जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द ट्रेल्स ऑफ झारखंड में, जहां हम झारखंड के रिच कल्चर और ट्रेडिशंस की बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में, जो है कर्मा पर्व। कर्मा पर्व झारखंड के बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल नेचर, एग्रीकल्चर और आदिवासी संस्कृति को सेलिब्रेट करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्मा फेस्टिवल के पीछे की कहानी, इसकी इम्पोर्टेंस और क्यों ये झारखंड के लिए इतना सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों, कर्मा फेस्टिवल मेनली झारखंड के ट्राइबल कम्युनिटीज़ जैसे कि उरांव, मुंडा और हो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग करम देवता की पूजा करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर और आदिवासी संस्कृति के देवता माने जाते हैं। कर्मा सेलिब्रेट किया जाता है भादो महीना में, जो कि सितंबर महीना में होता है। बहन अपने भाई के लिए ये पूजा करती है। कर्मा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हार्वेस्टिंग सीजन के एंड पर होता है, जब सभी लोग अपने फसल को लगा चुके होते हैं और एक अच्छी फसल की दुआ करते हैं। ये फेस्टिवल एक तरीके से नेचर और हार्डवर्क को रिस्पेक्ट करने का एक मेथड है। अब हम बात करते हैं उस कहानी की जो कर्मा फेस्टिवल के पीछे छुपी हुई है। ये कहानी है दो भाइयों की, कर्मा और धर्मा की। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस दिलचस्प कहानी को। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से कई वर्ष पहले की, जब ये दुनिया इतनी डेवलप नहीं हुई थी। ये कहानी उस समय की है जब भारत के ज़्यादातर लोग गांव देहात में रहा करते थे। इसी तरह किसी गांव में बिरसा और नेनकी नाम के पति पत्नी भी रहा करते थे। वे काफ़ी गरीब थे और किसी तरह खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इनकी शादी के कई वर्ष हो चुके थे, फिर भी इनका कोई संतान नहीं था। ये बात से दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। खेती बाड़ी करके दोनों पति पत्नी अपना जीवन बिताते हैं और इसी तरह कई वर्ष बीत जाते हैं, पर फिर भी इनका कोई संतान नहीं होता है। इसी तरह से इनकी ज़िंदगी बीत रही थी। फिर एक दिन बिरसा और नेनकी खेत में काम करने जाते हैं और काम करते करते थोड़ा थक जाते हैं, इसीलिए वे थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। नेनकी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए वो बिरसा के कंधे में अपना सर रखकर सो जाती है और नेनकी बहुत ही गहरी नींद में चली जाती है। नेनकी जिस पेड़ के नीचे सोती है वो होता है करम का पेड़। नेनकी पेड़ के नीचे सोई हुई होती है, तभी उसके सपने में करम देवता आते हैं और वे नेनकी से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी समय से संतान चाह रहे हो, पर तुम्हारे शादी के इतने दिन बाद भी तुम्हारा कोई संतान नहीं है। अगर तुम मेरी पूजा करते हो, मेरे पेड़ से 3 डालियों को काट कर अपने घर के आंगन में ले जाकर पूजा करोगे और मेरी श्रद्धा मन से पूजा अर्चना करते हो, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। इतना कहते ही नेनकी का सपना टूट जाता है और वो उठ जाती है। नेनकी ये सभी बात बिरसा को बताती है कि मेरे सपने में करम देवता आए और उन्होंने कहा अगर वो उसकी डालियों की पूजा करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। नेनकी ये पूजा करना चाहती थी, इसीलिए बिरसा करम पेड़ से 3 डालियों को काट कर वे दोनों उन डालियों को घर ले आते हैं और नेनकी उस करम डाल की पूजा करने लगती है। फिर जब दूसरे गांव की महिलाएं जब ये सब देखती है, फिर वे महिलाएं नेनकी से पूछती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? तो नेनकी सभी को बताती है अपने सपने के बारे में। फिर ये सुनकर बाकी महिलाएं भी पूजा करने लगती है। पूजा के खत्म होने के बाद कुछ ही महीने बाद ही नेनकी गर्भवती होती है और उसे एक संतान की प्राप्ति होती है। सभी गांव वाले इस चमत्कार को देखते हैं और उसी समय से हर साल करम पर्व बनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक महिलाएं करम पेड़ के डालियों के साथ नृत्य करके करम पर्व को बनाया जाता है। अभी तक हीरा कुर्ती जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करम पर्व में नहीं किया जाता था। हम इनके बारे में भी कहानी में जानेंगे कि करम में महिलाएं कुर्ती, जावा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करती है। तो इसी तरह समय बीतता है और बिरसा और नेनकी के घर में एक संतान का जन्म होता है, जिसका नाम वे रखते हैं कर्मा। कर्मा के बाद इन्हें एक और संतान की प्राप्ति होती है और जिसका नाम वे रखते हैं धर्मा। और इसी तरह बैक टू बैक बिरसा और नेनकी के 7 संतान हो जाते हैं। इनमें से उनकी एक बेटी भी होती है और वे अपने 7 बच्चों का नाम रखते हैं कर्मा, धर्मा, धनुआ, रिज्जा, मगरा, भोरा, लीठा और बहन का नाम सातो रखते हैं। और इसी तरह से समय बीतता है और बिरसा और नेनकी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बिरसा और नेनकी की मृत्यु हो जाती है
तो कर्मा बड़े भाई होने के कारण सारी जिम्मेदारी कर्मा पर ही आ जाती है। कर्मा और उनके भाई बहन की हालत बिरसा और नैनकी के मृत्यु के बाद काफ़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद कर्मा अपने सभी भाइयों को बुलाता है और कहता है, गांव में नहीं है कोई पैसे कमाने का ज़रिया और ना ही हमारे पास कुछ खाने को है। इसीलिए कर्मा डिसाइड करता है कि उसकी बहन सातो और उसका छोटा भाई धर्मा गांव में ही रहेंगे और कर्मा अपने बाकी भाइयों के साथ जाकर पैसे कमाएगा और सातो और धर्मा को शहर से उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए कर्मा उनको पैसे भेजेगा। जिसके बाद कर्मा अपने 5 भाइयों को लेकर कमाने के लिए शहर चला जाता है और गांव में बच जाते हैं सिर्फ कर्मा की बहन और उसका भाई धर्मा। कर्मा और उसके भाई शहर जाकर काम ढूंढते हैं और उनको काम मिल जाता है। वे शहर में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी ख़त्म हो जाती है। 5 भाई इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं कि उन्हें लगता है कि अब वे आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं और इसी तरह उनका समय का चक्र चलता है। और वे सभी भाई एक दिन सोचते हैं गांव से आए हुए अब काफ़ी वर्ष हो गए हैं, इसीलिए बिरसा और उसके भाई अपने गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे सभी अपना गांव पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी बिरसा सोचता है, हम इतने सालों के बाद गांव जा रहे हैं। गांव आने की खुशी में गांव वालों को हमारा स्वागत तो करना ही चाहिए। ये सोचकर कर्मा अपने एक छोटे भाई को गांव में सातो और धर्मा को बताने के लिए भेजता है कि उसके भाई आ रहे हैं, उनका स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। फिर जैसे ही कर्मा का भाई गांव में जाता है तो देखता है कि उस समय कर्मा का त्यौहार गांव में बनाया जा रहा था और सभी गांव वाले बहुत ही खुशी और प्रसन्न होकर कर्मा का त्यौहार बना रहे थे। सभी गांव वाले नृत्य कर रहे हैं, पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। कर्मा जो अपने छोटे भाई को धर्मा को सूचना देने के लिए गांव भेजता है, वो भाई वापस आता ही नहीं है। वो कर्मा के बातों को भूलकर कर्मा के त्यौहार में शामिल हो जाता है। कर्मा जो अपने भाई का इंतज़ार गांव के बाहर कर रहा था, वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी देर हो गई है, अब तक मेरा भाई वापस क्यों नहीं आया। इसीलिए कर्मा अपने दूसरे भाई को, फिर तीसरे भाई को, फिर एक एक करके अपने 5 भाइयों को वो गांव भेज देता है। फिर कर्मा के सभी भाई कर्मा पूजा के त्यौहार में इतना मगन हो जाते हैं कि वे सभी कर्मा को तो भूल ही जाते हैं। कर्मा गांव के बाहर अपने भाइयों का इंतज़ार करते करते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सुबह से शाम हो चुकी होती है पर कोई भी भाई गांव से लौट कर नहीं आया था। कर्मा बहुत ही ज़्यादा उदास और गुस्से में आ जाता है, ये सोचकर कि मैं इतने दिन के बाद गांव आ रहा हूं और किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। ये सोचकर कर्मा अकेले गांव की तरफ गुस्से से जाता है। तभी वो देखता है कि गांव में सभी तरफ खुशियों का माहौल है। सभी गांव वाले करम पेड़ के डाली के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं। कर्मा इतने सालों में भूल चुका था कि कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है। कर्मा जो शहर से आया था, वो शहर में कई साल बिता कर आया था, इसीलिए कर्मा को ये सभी चीज़ें फालतू लगती है और वो गुस्से में आकर करम डाली को आंगन से उखाड़कर नदी के उस तरफ फेंक देता है। वो कहता है, मैं इतने सालों तक शहर में मेहनत करके आया हूँ और तुम्हारे लिए मुझसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाली है। ये देखकर सभी गांव वाले और उसके भाई भी कर्मा से गुस्सा हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। तो कर्मा कहता है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आए और इस डाली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ। और इसी तरह से ये दिन बीत जाता है। पर गांव वाले कर्मा से गुस्सा थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कर्मा को कहते हैं, तुमने कर्म देवता का अपमान किया है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। पर कर्मा इन सभी बातों को अनसुना कर देता है। वो शहर से आया था, पढ़ा लिखा था, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही समझदार समझता है। उसे इन सभी बातों का फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऐसे ही समय गुजरता है। शहर में सभी भाइयों ने जो पैसे कमा कर लाए थे, उससे वो बहुत ही ऐशो आराम का जीवन बिताते हैं और बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। गांव में उनके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, जिससे वे धीरे धीरे इतने गरीब हो जाते हैं कि पेट भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते हैं और खाने के लाले पड़ जाते हैं। वे इतने गरीब हो जाते हैं कि उन्हें भीख मांगने की नौबत आ जाती है। कर्मा अपने गरीबी से बहुत ही परेशान होता है।
फिर इसी तरह एक दिन जब कर्मा सोया हुआ होता है, जिस तरह से कर्मा के माँ के सपने में करम देवता आए थे, ठीक उसी तरह कर्मा के भी सपने में करम देवता आते हैं और उससे कहते हैं कि जिस तरह तुमने मेरा अपमान किया था, मेरे डाली को उखाड़ कर नदी के उस पार फेंक दिया था, इस वजह से तुम ये दुख भोग रहे हो। और करम देवता कर्मा को इस दुख से बाहर निकलने का उपाय भी बताते हैं और कहते हैं अगर तुम इस दुख को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें नदी के दूसरी तरफ जो करम का पेड़ है उसके 3 डालियों को लाकर अपने आंगन में लगाकर पूरे गांव वालों के साथ सेलिब्रेट करना होगा और तुम्हें करम त्यौहार में शामिल होना होगा, नहीं तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम इस दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। कर्मा जैसे ही नींद से उठता है, वो उठकर जंगल की तरफ जाने लगता है, नदी के दूसरी तरफ से डाल लाने के लिए। वो अकेले ही नदी के तरफ बढ़ने लगता है करम डाली लेने के लिए। नदी की तरफ बढ़ते बढ़ते कर्मा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, तो एक तालाब के पास जाकर जैसे ही पानी पीने वाला होता है तो देखता है तालाब में बहुत सारे कीड़े हैं। ये देखकर कर्मा बिना तालाब से पानी पिए आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते कर्मा को प्यास के अलावा काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगती है। तभी उसे एक खेत दिखता है जो रहता है खीरा का। कर्मा जैसे ही उस खीरे को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है खीरे में भी कीड़ा लगा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करम देवता का श्राप लगा हुआ था, इसीलिए वो जहाँ भी जा रहा था इसे नाकामयाबी ही हाथ लगती है। कर्मा धीरे धीरे बिना खाए पिए आगे बढ़ रहा होता है। इस समय कर्मा की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो भूख प्यास के मारे चल भी नहीं पा रहा होता है। तभी उस रास्ते में एक घोड़ा नज़र आता है। कर्मा उस घोड़े के पास जाकर सारी बात बताता है कि किस तरह से उसने करम देवता का अपमान किया है। कर्मा उस घोड़े से मदद मांगता है और उसे नदी तक छोड़ने को कहता है, पर जब घोड़े को ये बात पता चलती है कि उसने करम देवता का अपमान किया है तो घोड़ा भी कर्मा की मदद नहीं करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपने जो अभी कहानी में देखा, आपने गौर किया होगा कि नहीं, ये सभी चीज़ जैसे कि तालाब, घोड़ा, खीरा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। पहले महिलाएं सिर्फ करम पेड़ के डाली की ही पूजा और उसके चारों तरफ नृत्य किया करते थे, पर इस घटना के बाद से ही मिट्टी का घोड़ा, जावा और खीरा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करम पूजा में शुरू हुआ। फिर इसके बाद आखिरकार गिरता पड़ता कर्मा किसी तरह नदी तक पहुंचता है। कर्मा नदी तक तो पहुंच जाता है, पर उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो नदी पार कर पाता। कर्मा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। तभी कर्मा नदी के पास एक मगरमच्छ को देखता है जो बुरी तरह एक जाल में फंसा हुआ था। कर्मा उस मगरमच्छ से कहता है कि ए मगरमच्छ, मुझे तुम इस नदी से पार होने में मेरी मदद करो। फिर कर्मा उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिस पर मगरमच्छ कहता है अगर तुम मुझे इस जाल से निकालोगे तो मैं तुम्हें नदी के उस पार करा दूंगा। इसके बाद कर्मा उसे जाल से छुड़ाता है और कर्मा उस पर बैठकर नदी पार करता है। और जैसा कि करम देवता ने कर्मा से कहा था, कर्मा नदी पार से करम पेड़ के 3 डालियों को लाना और लाकर अपने गांव के अखड़ा में लगा देना और करम डाल को लगाकर गांव वालों के साथ साथ अपने सातों भाई बहनों के साथ कर्मा का त्यौहार बनाना है। फिर कर्मा ये सब कुछ कर लेता है, जिससे धीरे धीरे करम देवता का श्राप खत्म हो जाता है और दोबारा कर्मा और उसके सारे भाई बहन और गांव में खुशियाँ आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी है करम पूजा की कहानी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये एक दंत कथा है, इसे आप एक दंत कथा की तरह ही समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। इस कहानी के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि कर्मा फेस्टिवल सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम सबको अपने काम और इन्जॉयमेंट के बीच बैलेंस रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है नेचर का रिस्पेक्ट करना। झारखंड में कर्मा फेस्टिवल नेचर और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। जब किसान अपनी फसल को लगा चुके होते हैं तो वो करम देवता से दुआ करते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो। इस फेस्टिवल के थ्रू ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को भी अलाइव रखते हैं। लोकगीत गाते हैं और ट्रेडिशनल डांस भी किया जाता है। कर्मा फेस्टिवल के दिन लोग करम डाली की पूजा करते हैं। इस डाली को एक खास स्थान दिया जाता है जहां लोगों के ग्रुप इकट्ठा होते हैं
डांस करते हैं और गीत गाते हैं। करम देवता को समर्पित इस पूजा में कुंवारी लड़कियां अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और देर रात तक करम देवता के सामने सांस्कृतिक नाच गान करती है और एक बहुत ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। जो डांस और गाने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किए जाते हैं वो ट्राइबल लोगों के लिए एक तरीका होता है अपनी कल्चर को फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने का। कर्मा फेस्टिवल एक यूनिटी का प्रतीक है जहां पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन करती है। आज के मॉडर्न टाइम्स में भी कर्मा फेस्टिवल का अस्तित्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फेस्टिवल हमको याद दिलाता है कि नेचर और एग्रीकल्चर से हमारा कितना गहरा रिश्ता है। जब लोग आज के आधुनिक समय में लाइफ में बिजी होते जा रहे हैं तो ऐसे फेस्टिवल्स हमें अपनी रूट्स से कनेक्ट करते हैं। इस फेस्टिवल के वजह से लोग अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई शिक्षा को याद करते हैं और प्रकृति के साथ एक मेल भाव का रिश्ता बनाए रखते हैं। आज भी झारखंड के रूरल एरियाज़ में कर्मा फेस्टिवल को लेकर बहुत ही एक्साइटमेंट होता है और लोग अपने ट्रेडिशंस को बड़े प्राइड के साथ फॉलो करते हैं। लेकिन सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहरों में भी लोग बड़े धूमधाम के साथ कर्मा फेस्टिवल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कर्मा फेस्टिवल की कहानी और इसकी इम्पोर्टेंस। झारखंड के आदिवासियों के लिए सिर्फ ये फेस्टिवल नहीं है बल्कि प्रकृति से उनका जुड़ाव और रिस्पेक्ट और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। तो दोस्तों, कर्मा फेस्टिवल से हम सीखते हैं कि नेचर के बिना हम कुछ नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है। इस फेस्टिवल से हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को याद करते हैं और फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।